Hello everyone, welcome to the IAS Hub. So in our continuation with the source investigation series of UPSC prelims examination, today we are going to discuss 2021 UPSC prelims examinations questions which are asked about economy. So आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि इकोनॉमी से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए 2021 के प्री एग्जाम में, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कुछ लोगों को रैंडम लगे और जिनका सोर्स बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चंस कहां से पूछे गए और क्यों पूछे गए आखिर प्री एग्जाम में। और हम इसे किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम देखेंगे दैट कि क्या इन क्वेश्चंस के क्या सोर्सेस हैं, फिर उसके बाद आखिर ये क्वेश्चन क्यों पूछे गए और एग्जामिनर आखिर ये क्वेश्चन क्यों चेक करना चाहता है आपसे, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सच क्वेश्चंस। ये सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया 2021 के प्री एग्जाम में, जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड था और जिसका सोर्स काफी लोगों को नहीं समझ में आया कि आखिर क्वेश्चन कहां से पूछा गया और क्यों पूछा गया। क्वेश्चन इज with reference to casual workers employed in India, consider the following statements. Means this question is regarding casual workers. Casual workers means ऐसे वर्कर्स जो परमानेंट नहीं होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करते हैं, जिन्हें हम दिहाड़ी मजदूर कह सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स। ऐसे कैजुअल वर्कर्स के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहली बात कि आखिर कैजुअल वर्कर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा क्यों गया और इसमें क्या पूछा गया। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। क्या यह सही है? देन ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। And then the government can by a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. Means इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया कि क्या कैजुअल वर्कर्स को एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आखिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया कैजुअल वर्कर से रिलेटेड, इसके पीछे और कहां से पूछा गया, इसके पीछे की रीजनिंग है क्योंकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया इन केस ऑफ पवन हंस लिमिटेड, जो कि हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करती है, और वर्सेस एविएशन कर्मचारी संगठन 2020। मींस जो ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स थे, कैजुअल वर्कर्स थे जो यहां पर काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट नहीं मिल रहा था। इस रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो भी कैजुअल वर्कर्स या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, इन कैजुअल वर्कर्स को भी प्रोविडेंट फंड के अंडर कवर किया जाएगा और इनको भी कंपनी को प्रोविडेंट फंड पेमेंट करना पड़ेगा। दैट मींस कि इवन कैजुअल वर्कर्स विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड बेनिफिट। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट इन्हें भी कवर करता है। दिस इज द वन रीजन कि क्वेश्चन इसलिए पूछा गया। सेकेंड रीजन, 2020 में पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, दैट इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये लॉ रिप्लेस करता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे लॉ को जो कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से रिलेटेड थे, ऐसे लॉ, लेबर लॉ को रिप्लेस करके एक नया लॉ पास किया गया जिसका नाम है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020। और इस वजह से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। that is why this question was asked. You can see that Supreme Court ने इस केस में जजमेंट दिया था और यहां पर यह लॉ पास किया गया, इस वजह से यहां से क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कशन करें, दिस क्वेश्चन discusses that all casual workers are entitled for employees provident fund
coverage. Yes, as per Supreme Court judgment also, and also as per Employees Provident Fund Act. This statement is correct. Second statement was regarding all casual workers are entitled for regular working hours and overtime allowance. Yes, of course, even casual workers को regular working hours में ही काम करना होता है और उन्हें overtime payment भी मिलेगा. And then third is government can by a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. Yes, government can direct so, and that is why this is also correct. Government basically किसी भी organization या किसी भी business को ये direction दे सकती है कि अपने employees को salary या wages pay करना है only through bank account, and that is why we can see that all these three statements are correct, and that is why option D is correct. So नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. सो हम ये देख सकते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं. क्योंकि ये क्वेश्चन न्यूज में भी था बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. सेकेंड, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 पास किया गया. एंड थर्ड, 2020 में ही लॉकडाउन लगने की वजह से कैजुअल वर्कर्स के जो बेसिकली प्रॉब्लम्स थे या स्ट्रेस थे वो काफी बढ़ गया और माइग्रेशन के इश्यूज आए, और जिस वजह से ये क्वेश्चन और अगेन इंपॉर्टेंट बन गया और इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया. नाउ 2021 में ही एक ऐसा और क्वेश्चन पूछा गया, लाइक से फॉर एग्जांपल, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट. मींस यहां पर बोला जा रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इवन गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट बॉन्ड में भी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. प्राइमरी मार्केट मतलब बेसिकली जब फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट मींस जब हम जो ओरिजिनल शेयर या सिक्योरिटी जो बेचे गए हैं या इशू किए गए हैं उन्हें हम वापस से बाय एंड सेल करते हैं, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम कहते हैं सेकेंड हैंड मार्केट. सो पहले अर्लियर दिस रिटेल इन्वेस्टर्स को मींस रिटेलर्स को मींस इंडिविजुअल्स को प्राइमरी मार्केट में अलाउड नहीं था. और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया और कहां से पूछा गया, इसका सोर्स हम देख सकते हैं. क्योंकि 2021 में एक रूल पास हुआ. वी कैन सी दैट आरबीआई अलाउड रिटेल इन्वेस्टर्स टू डायरेक्टली purchase government bonds by opening gilt accounts with RBI, and RBI has provided retail investors with online access to government securities market, primary as well as secondary. So यहां पर हम देख सकते हैं कि 2021 में RBI ने रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउ किया प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेस करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन became important. और इस क्वेश्चन का हम सोर्स देख सकते हैं कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन यहां से आया आरबीआई रिटेल डायरेक्ट और आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से. मींस दिस क्वेश्चन वाज नॉट रैंडम, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम अ वेरी एस्टैब्लिश्ड एंड वेरी ऑफिशियल सोर्स ऑफ गवर्नमेंट. सो अगर हम उसके बाद इस क्वेश्चन के अगर हम ऑप्शन की बात करें, इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्कशन करें, सो इसमें सेकंड ऑप्शन है द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज व्हाट इज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई. यस, दिस इज अ बेसिकली प्लेटफॉर्म और दिस इज अ पोर्टल और वेबसाइट जहां से हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम खरीद और बेच सकते हैं आरबीआई के पोर्टल से. और दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स नाउ दे कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स इवन इन द प्राइमरी मार्केट. इवन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन थर्ड इज द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL is jointly promoted by RBI and the Bombay Stock Exchange. But this statement is wrong. Why? Because CDSL is a depository organization जो कि
डिमेटेरियलाइज फॉर्म में, जो सॉफ्ट फॉर्म में जो भी हमारी सिक्योरिटीज होती हैं, जो शेयर्स होते हैं, डिबेंचर होते हैं, इन्हें ये बेसिकली होल्ड करती है, इन्हें स्टोर करती है, इन्हें अपने पास रखती है। और ये इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड और बैंक्स ने, कमर्शियल बैंक्स ने मिलकर बनाया है, ना कि RBI ने बनाया है। और इसी वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। सो इसका आंसर होता है 1 and 2। दैट मींस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली 1 and 2। सो अगेन हम ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया बिकॉज दिस वॉज इन न्यूज इन 2021 और इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव banks in India, consider the following statements. They are supervised and regulated by local boards set up by the state governments. Now, this question is about urban cooperative banks. So, urban cooperative banks के बारे में क्वेश्चन क्यों पूछा गया 2021 के पेपर में, इसके लिए, और ये कहां से पूछा गया, इसका हम सोर्स देखते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में इसलिए पूछा गया क्योंकि 2021 में पंजाब 2021 में PMC बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक 2019-20 में कोलैप्स होता है और इस वजह से 2021 में RBI ने क्या किया, RBI ने कुछ चेंजेस किए, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसमें चेंजेस किया और इसमें चेंजेस करके बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट, मींस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेशन में कौन रेगुलेट करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा, इसके रिगार्डिंग में कुछ अमेंडमेंट किया गया और जिस वजह से ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट बन गया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। और इसी वजह से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया और ये हम देख सकते हैं कि यहां पर RBI की ऑफिशियल वेबसाइट में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 and they come under the control of even RBI supervision from 1966. So 1966 से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करने लगा कौन, RBI भी। इसके पहले सिर्फ स्टेट रजिस्ट्रार रेगुलेट करता था, लेकिन अब 1966 से State Registrar of Cooperative Society as well as RBI both started regulating or controlling or supervising what urban cooperative banks. So इसके अगर हम आंसर की बात करें कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, so with reference to urban cooperative banks in India, consider the following statement. First, they are supervised and regulated by local boards set up by the state government. This is wrong because this is not regulated by local boards set up by the state government. Rather, it is supervised and regulated by State Registrar of Cooperative Society as well as RBI, not only by the local board. And that is why it is not regulated by local board, rather State Registrar of Cooperative Society and RBI. So, second option is they can issue equity shares and preferences. Yes, of course, they can issue equity shares and preferences for raising the fund, for mobilizing fund. So this statement is correct. Third is they were brought under the purview of Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1966. Again, this statement is correct. So यहां पर second and third statement correct है और इस वजह से इसका answer is B. So now let's move to the next question. Next question is regarding with reference to water credit. Water credit. Consider the following statements. आखिर ये क्वेश्चन वाटर क्रेडिट के बारे में कहां से पूछा गया? सो वाटर क्रेडिट के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया, इसका सोर्स क्लियरली हमें दिखता है। क्लियरली यूनाइटेड नेशन water.org, यूएन की एक बॉडी है, यूएन वाटर, यूनाइटेड नेशन वाटर, और ये कोलैबोरेट करता है water.org के साथ।
water.org is a global non-profit organization. That means it is an NGO. So water.org is a global NGO which works in the field of water and sanitation, and they want to make it safe, accessible and cost effective. And that is and what they do, they basically provide water credit, means they are in the basically activity of affordable financing. They provide some microfinance loan, some smaller loan to people, to poor people, so that they can avail some water and sanitation services at a very affordable cost. And this is what is water credit. और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि this question was directly asked from United Nations Water and water.org, जो कि ग्लोबल एनजीओ है, जो कि यूनाइटेड नेशन वाटर के साथ मिलकर काम करती है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए। और ये क्यों पूछे गए? क्योंकि गवर्नमेंट, आपको पता होगा, गवर्नमेंट जल जीवन मिशन प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, ने किया था, और जल जीवन मिशन के तहत गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि हर घर जल पहुंचाना, और ये हमारा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, जिस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना। अगर हम इसके आंसर की बात करें, so with reference to water credit, consider the following statement. It puts microfinance tools to work in water and sanitation sector. Yes, microfinance tools means छोटे, microfinance means छोटे अमाउंट, स्मॉल अमाउंट के लोन देना। किस लोगों को? पुअर लोगों को, so that कि वो अपने घर पे वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज को डेवलप कर सके। एंड सेकेंड, it is a global initiative launched under the aegis of World Health Organization WHO and World Bank. No, it is basically under water.org, which is an NGO. So this one is wrong statement. Third, it aims to enable the poor people to meet its water need without depending on the subsidies. Yes, poor people को help करने के लिए है without the need of subsidies, because it is provided in by way of microfinance through affordable financing, means at a very low rate of interest and not by way of subsidies, and that is why this statement is also correct. So 1 and 3 is correct. So इसका आंसर होगा C. और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन कुछ पूछे गए, जो हमें, जिसका रेफरेंस हमें ना तो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक में मिलता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन कुछ स्टैब्लिश्ड एंड ऑफिशियल सोर्सेज से पूछे गए हैं, और इन्हें अगर हम अपने अवेयरनेस को डेवलप करें और हम कुछ ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो करें, तो हम इन क्वेश्चंस को भी काफी आसानी से टैकल कर सकते हैं। और इस तरीके से हर साल 5 से 6 क्वेश्चन जो आते हैं इकोनॉमी में, जिनका सोर्सेस काफी रैंडम माना जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन हम इन्हें आसानी से टैकल कर सकते हैं क्योंकि हमें इसका सोर्स पता है। सो थैंक यू, and we'll see you in the next video with the 2020 papers. Thank you.